नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो हीलिंग। आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप या आपके जान पहचान वाले को अस्थमा है तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आता होगा कि क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि इन्हेलर ना लेना पड़े, क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमें इस अस्थमा नामक बीमारी से मुक्ति मिल जाए। अगर ऐसी बात है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आप अपने ब्रोंकियल अस्थमा को बहुत आसानी से ट्रीट कर सकें। मैं हूं डॉक्टर वान्या राज, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा एक सीरियस ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज है जिसमें कि एयरवेज जो हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और साथ ही साथ उसकी जो मसल्स हैं उनमें टाइटनेस हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन होता है। ये डिजीज जो है वो माइल्ड भी हो सकती है और कभी कभी डेली एक्टिविटीज को इंटरफेयर भी करता है। साथ ही साथ ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग अटैक भी हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, जो कार्डिनल मैनिफेस्टेशन है ब्रोंकियल अस्थमा का, यानी कि जो प्रमुख लक्षण है वो है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ टिपिकली अकरिंग एट नाइट और इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मतलब बार बार सांस लेने में तकलीफ होना जो कि अचानक स्टार्ट होता है और आमतौर पर रात में या मॉर्निंग में यानी कि सुबह के वक्त हो सकता है। साथ ही साथ खांसी का आना, वीजिंग साउंड ऑन एक्सेलिंग, मतलब कि जब सांस छोड़ते हैं तो उस दौरान हमें वीजिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। साथ ही साथ चेस्ट में टाइटनेस यानी छाती में दबाव या दर्द महसूस हो सकता है और रात को सोने में दिक्कत हो सकती है जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग या कफ की वजह से हो सकता है। अब जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। कुछ लोगों में अस्थमा जो है वो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में डेवलप करता है या बढ़ता है, जैसे कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा जो कि कोल्ड ड्राई एयर में बढ़ जाता है, एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ जाता है। दूसरा है ऑक्यूपेशनल इंड्यूस्ड अस्थमा, की व्यवसाय ऐसा है कि आपको फैक्ट्री या इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ की केमिकल फ्यूम्स, डस्ट या स्मोक की वजह से अस्थमा का बढ़ जाना। फिर तीसरा है आपका एलर्जिक इंड्यूस्ड अस्थमा, यानी कि कुछ पॉलन ग्रेन्स हैं, मोल्स हैं, माइट्स हैं, हाउस डस्ट हैं और साथ ही साथ पेट डैंडर्स यानी कि जानवरों के जो बाल हैं या सलाइवा है उसकी वजह से भी जो अस्थमा के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बच्चों में जो अस्थमा होता है वो यूजुअली एलर्जिक अस्थमा होता है, बल्कि एडल्ट्स में लगभग 30 to 50% एडल्ट्स में ये नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है। नॉन एलर्जिक अस्थमा एडल्ट्स में यूजुअली वायरल इन्फेक्शन के बाद डेवलप करता है जो कि आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं। बेसिक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कुछ ऐसे बेसिक इवैल्यूएशन जिससे कि अस्थमा की डायग्नोसिस हो सके, जान लेते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं: हिस्ट्री टेकिंग, असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर सिम्टम आपका रात में या मॉर्निंग आवर्स में होता है तो ये एक अस्थमा का इंडिकेशन है। दूसरा, कोई ट्रिगर तो नहीं जैसे कि एलर्जेंस की वजह से हो या एक्सरसाइज के बाद हो या चेंज इन टेम्परेचर, ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडे की वजह से अस्थमा डेवलप कर रहा हो या बढ़ जा रहा हो। तीसरी चीज, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि डस्ट या स्मोक हो सकता है। या चौथी चीज, फैमिली हिस्ट्री अगर है अगर अस्थमा की, तो अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा आता है हमारा सिम्टम्स। सिम्टम्स जो कि पुराने पहले जो सिम्टम्स बताए गए हैं जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, वीजिंग साउंड, चेस्ट में टाइटनेस या पेन, इस तरह के सिम्टम्स मिले। और तीसरी चीज है फिजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि लंग का एग्जामिनेशन करने पे हम ब्रीदिंग साउंड जो है वो मिल रही है जैसे कि रेल्स, रोंकाई या वीजिंग साउंड एक्सेल करने पे यानी सांस छोड़ने पर मिल रहा है। दूसरा, रैपिड ब्रीदिंग मिल रही है यानी कि सांस बहुत ही जल्दी लिया जा रहा है। और तीसरी चीज ऑर्थोपनी। ऑर्थोपनी का मतलब कि लेटने पर सांस लेने में समस्या हो रही है। तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं कि आपको अस्थमा की बीमारी हो सकती है। इसको कंफर्म करने के लिए 2 टेस्ट और कराते हैं जैसे कि स्पायरोमेट्री और पीक फ्लो मेजरमेंट, जो कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो जाती है अस्थमा की। अब जानते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जिससे कि बिना इनहेलर यूज किए और बिना साइड इफेक्ट के आप अपने अस्थमा को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है जो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, जिसमें कि व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट को कंसिडर करके, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कंसिडर करके मेडिसिन दी जाती है। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं खुद पर्सनली भी प्रिस्क्राइब करती हूँ जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पहला है आर्सेनिकम एल्बम, दूसरा है हिपर सल्फ, देन थर्ड वन इज काली कार्ब,
Fourth one is Nux vomica. Fifth one is Sorinum. Then sixth one is Phosphorus. सेवेंथ वन इज लाइकोपोडियम. एट्थ वन इज नाट्रम सल्फ. कुछ अक्यूट अटैक को मैनेज करने की रेमेडीज हैं, जैसे कि आर्सेनिका मेल्बम बहुत अच्छा काम करती है, हिपर सल्फ, कालीकार्ब, ब्लाटा ओरिएंटालिस. ये सारी मेडिसिन जो हैं सिम्टम्स के बेसिस पर उस दौरान दी जा सकती है. देन एक कंडीशन आती है कि अगर अस्थमा के साथ आपको स्किन के सिम्टम्स भी हैं, उस केस में दो दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, दैट इज ग्रेफाइटिस और कैलेडियम. ऐसे ही तमाम दवाइयाँ जैसे कि कैसिया सोफेरा, पुथौस, वाइबनम ऑपुलस, काली सल्फ, आर्स आयोड, कार्बोवेज, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में बहुत अच्छा काम करती हैं. लेकिन इन सारी दवाइयों को लेने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें. तो ये था आज का हमारा वीडियो ब्रोंकियल अस्थमा और उसके सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.